नमस्कार। सीजी खबर में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों ने किताबों की दुनिया में पिछले एक सदी से भी अधिक समय से अपनी सार्थक उपस्थिति दर्ज कराई है और दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लिखे की दुनिया में अपनी गहरी छाप छोड़ने का यह सिलसिला जारी है। बीते साल यानी 2024 में छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों ने कविता, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दो 2024 में हिंदी के शीर्ष रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल का साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा रायपुर आकर मानद सदस्यता प्रदान करना भी छत्तीसगढ़ के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। हालांकि उनके नाम की घोषणा 2023 में ही हो गई थी, पर महत्तर सदस्यता 2024 में प्रदान की गई। विनोद जी कहते हैं कि कविता लिखने की मैंने कोशिश की और अभी भी कोशिश कर कविता लिखता हूँ। कौन सी कविता लिखूंगा यह मैं अब भी नहीं जान पाता। लिखी जाने वाली कविता को लिखते हुए पाने की कोशिश करता हूँ और लिखकर जिसे नहीं जानता था उसे हमेशा से जाना हुआ पाता हूँ। कविता लिखना भटकने की तरह है। 89 साल की उम्र में भी विनोद कुमार शुक्ल की सक्रियता चकित करने वाली है। पूरी दुनिया में हिंदी साहित्य में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले लेखकों में से एक विनोद कुमार शुक्ल का इसी साल एक कविता संग्रह एक पूर्व में बहुत से पूर्व प्रकाशित हुआ और यह काफी चर्चा में रहा। हिंदी युग्म से प्रकाशित इस कविता संग्रह से गुजरते हुए आप पाएंगे कि प्रायः लंबी कविताओं के लिए जाने जाने वाले विनोद जी के इस संग्रह में छोटी छोटी कविताएं हैं। गहरे जीवन संदर्भों को व्यक्त करती इन कविताओं में इधर के समय की छटपटाहट देखने को मिलती है। कहानियां जो शुरू नहीं हुई नाम से बच्चे के लिए लिखी कहानियों का संग्रह भी इसी साल प्रकाशित हुआ है। बचपन में मैं पीपल के पत्ते की पिपहरी बनाकर उसको बजाने का आनंद लिया करता था। इन दिनों पिपहरी बजाने जैसा वही आनंद बच्चों के लिए लिखने में मिल रहा है। विनोद कुमार शुक्ल ने बच्चों के लिए लिखने के बारे में यह बात कही है। मजे से की गई इन रचनाओं में उनके अंदाज और भाषा का मजा भी है। ट्रेजर ऑफ पिगी बैंक नाम से अंग्रेजी में अनुदित कविता संग्रह भी 2024 में आया। अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा द्वारा 1971 से 2013 के बीच प्रकाशित विनोद जी के कविता संग्रह में से चुनी गई लगभग 75 कविताओं के अनुवाद शामिल हैं और कुछ नई और अप्रकाशित कविताएं भी शामिल की गई हैं, जो इस साल प्रकाशित नवीनतम खंड में संकलित है। उनकी एक और किताब द जंगल इन अ पॉट कृति के साथ हमारे सह अस्तित्व की एक नई अभिव्यक्ति है। इसी साल उनकी किताब का अनुवाद गो डाउन भी प्रकाशित हुआ, जो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो उसी मकान में रहना चाहता है जहां पेड़ हो। साहित्य की दुनिया में मुक्तिबोध की चर्चा समय के साथ और ज्यादा प्रगाढ़ होती जा रही है। उनको जानने के क्रम में इस साल एक महत्वपूर्ण काम हमारे सामने आया। दुर्ग में रहने वाले आलोचक व लेखक जयप्रकाश की रचना मैं अधूरी दीर्घ कविता के रूप में गजानन माधव मुक्तिबोध की जीवनी 2 खंडों में सेतु प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। 1280 पृष्ठों की यह किताब मुक्तिबोध के बचपन से लेकर मृत्यु तक की यात्रा का आख्यान है। आलोचक सियाराम शर्मा कहते हैं कि मुक्तिबोध की जीवनी समय समय पर प्रकाशित होती रही है। प्रमोद वर्मा ने पहले मुक्तिबोध के जीवन पर साहित्य अकादमी के माध्यम से एक पुस्तिका निकाली थी। उसके बाद बीच बीच में मुक्तिबोध के जीवन को लेकर किताबें आती रही हैं। कई सारे लोगों ने मुक्तिबोध पर लिखा, लेकिन पूरी बातें उभर कर नहीं आ रही थी। इस संग्रह की खास बात यह है कि इसमें मुक्तिबोध के जीवन को समग्रता के साथ प्रस्तुत किया गया है। कुछ छूट नहीं रहा, इस लिहाज से यह काफी महत्वपूर्ण है। इसे 2024 के महत्वपूर्ण साहित्यिक काम के तौर पर दर्ज किया जाना चाहिए। कवि कथाकार एकांत श्रीवास्तव का वाणी प्रकाशन से प्रकाशित कविता संग्रह सूरजमुखी के खेतों तक भी इसी साल आया। एकांत श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ के लोक जीवन और लोक संस्कृति को अपनी रचनाओं में गहनता के साथ उकेरते रहे हैं, लेकिन इस कविता संग्रह में वह अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए इससे बाहर तक जाते हैं।
इनकी कविताओं में समाज के अंतिम और लगभग अलक्षित व्यक्ति की पीड़ा जिस तरह से उभर कर आई है वह इन दिनों हिंदी में बहुत सुलभ नहीं है। एकांश श्रीवास्तव ने छत्तीसगढ़ी में भी लिखा है। अंजोर कविता संग्रह छत्तीसगढ़ी भाषा में है और इसी संग्रह में इन कविताओं के हिंदी अनुवाद भी हैं। एकांश श्रीवास्तव का कहानी संग्रह जितनी यह गाथा राजपाल प्रकाशन से प्रकाशित रंगों पर आधारित कहानियों का संकलन है। यह भी इसी साल आया है। इसमें सम्मिलित समस्त 14 कहानियां अलग अलग रंगों पर केंद्रित हैं। एकांश श्रीवास्तव की मेरे साक्षात्कार भी इसी साल प्रकाशित हुई है। इसी साल नवंबर में प्रकाशित भास्कर चौधरी का कविता संग्रह बचने ही चाहिए बच्चे भी प्रकाशित हुआ है। बच्चों पर एकाग्र कविताओं का यह संग्रह न्यू वर्ल्ड प्रकाशन ने छापा है। मूलतः बच्चों पर केंद्रित यह कविता संग्रह दुनिया के तमाम बच्चों की रहनुमाई करता है, उनके दर्द को उकेरते हुए हमारी संवेदनशीलता को मार्मिकता के साथ झकझोरता है। इसमें बस्तर से लेकर कश्मीर तक और गजा से लेकर यूक्रेन तक के बच्चों की आवाज सुनाई देगी। इन कविताओं को पढ़ते हुए आप अनायास ही बच्चों और किशोरों के सवाल से जुड़ते हुए चले जाते हैं और उनकी बेहतरी के सवाल हमें बेचैन करते हैं। बसंत त्रिपाठी का कविता संग्रह घड़ी दो घड़ी भी इसी साल प्रकाशित हुआ और चर्चा में है। देवी प्रसाद मिश्र के शब्दों में इस संग्रह को लेकर कहें तो बसंत त्रिपाठी संभावनाओं की कविता लिखते हैं। उनकी कविता अपने को खोजने की कविता है। इस खोज में क्या वह अपने को पा लेते हैं? दरअसल अपने को खोने और पाने का यह असमंजस उनकी कविता का केंद्रीय स्वर है, महत्वाकांक्षा नहीं। यह आकांक्षा से भरी कविताएं हैं। बोधि प्रकाशन से प्रकाशित स्वप्न में डूबी एक नाव अंजन कुमार का नया कविता संग्रह है। इस संग्रह की कविताएं स्वप्न और यथार्थ के बीच की जमीन पर खड़े होकर रची गई हैं। सियाराम शर्मा कहते हैं कि युवा कवि अंजन कुमार एक बिंब धर्मी कवि के तौर पर उभर रहे हैं। पेड़ पौधे, मिट्टी, हवा, रोशनी आदि प्रकृति के सभी जरूरी तत्व इन कविताओं की निर्मित में शामिल हैं। प्रकृति और प्रेम पर इनकी ज्यादा सफल कविताएं हैं। इनकी कविताओं में कलात्मकता के साथ ही वैचारिक रुझान देखने को मिलता है। समय और समाज से जुड़ी हुई कविताएं हैं। 2024 के अगस्त में प्रकाशित मीता दास का कविता संग्रह देशद्रोह की हांडी आम जनता के दुख दर्द से जुड़कर सामाजिक मुद्दों व जीवन के प्रश्नों पर विचार करता है। भिलाई में रहने वाली मीता दास कविताओं के साथ साथ कहानियां भी लिखती हैं और एक अनुवादक के रूप में प्रख्यात हैं। यह कविताएं सामाजिक सामंजस्य, सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता के महत्व पर बल देती हैं। बाल साहित्य भी छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों द्वारा रचा जा रहा है। इसी साल कमलेश चंद्राकर की किताब स्कूल के दिन आए फिर सर्वप्रिय प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। यह पुस्तक चंद्राकर द्वारा रचित बाल कविताओं का संकलन है। अब हम बात करते हैं कहानियों की। रफीक मियाँ के नागौरी जूते और अन्य कहानियां ऋषि गजपाल का यह कहानी संग्रह बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। इन कहानियों में चित्रित जीवन दरअसल संघर्षशील मनुष्य का जीवन है। इन कहानियों को पढ़ते हुए आप छोटे शहरों और ग्रामीण जीवन की विसंगतियों से रूबरू होते हैं। श्रद्धा थवाइत का कहानी संग्रह पगडंडी भी इसी साल सेतु प्रकाशन से आया। इस संग्रह की शीर्षक कहानी पगडंडी की ही बात करें तो दर्द और वेदना से गुजरते हुए यह कहानी अदम्य जिजीविषा और साहस से परिचय कराती है। इस संग्रह की कहानियों में जहां अंतर्वस्तु का विस्तार मिलता है, वहीं भाषा और शिल्प में एक सहज पारदर्शिता है जो कहानियों को काफी पठनीय बनाती है और पाठक को बांधे रखती है। रश्मि प्रकाशन लखनऊ से छत्तीसगढ़ की महिला कथाकारों की कहानियों का संग्रह तरी हरी नाना मृदुला सिंह के संपादन में प्रकाशित हुआ है। इस पुस्तक में शामिल छत्तीसगढ़ की स्त्री कहानीकारों की प्रतिनिधि कहानियों में उनके लेखन की गंभीरता, स्तर और दृष्टि से भी रूबरू हुआ जा सकेगा। इसी तरह न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन से प्रकाशित कहानीकार रमेश शर्मा का कहानी संग्रह पैबंद लगी कमीज इस बात की पड़ताल करता है कि बदलते हुए समाज में राजनीति और बाजार का कैसा प्रभाव पड़ रहा है। इन कहानियों के पात्रों के माध्यम से कहानीकार आम आदमी के संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन का लेखा जोखा पाठकों के सामने रखता है। इस संग्रह में कुल 17 कहानियां हैं।
न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन से ही इसी साल पुष्पा तिवारी का कहानी संग्रह फेसबुक वाया फार्मविले भी प्रकाशित हुआ है। उपन्यास की बात करें तो रायगढ़ के ही संजय मनहरण सिंह का हाल ही में राजकमल से प्रकाशित ख्वाब सा कुछ उपन्यास हमारे सामने मौजूद है। उपन्यास एक परिवार की 4 पीढ़ी के पात्रों के जीवन चरित्र पर केंद्रित है। हरिया, बाबा, हरिमन से लेकर घुमनाहा, ऐठ बहार और बुतरू तक इन सब के इर्द गिर्द बाहरी दुनिया की घटनाएं भी विस्तार पाती हुई यहाँ नजर आती हैं। मीना गुप्ता का उपन्यास हुआ करते थे राधे भी इसी साल सेतु प्रकाशन से आया है। यह उपन्यास नाम के अनुरूप राधे नामक पात्र पर केंद्रित है। इसमें राधे के माध्यम से समाज की विसंगतियों से जूझते नायक की संघर्षशीलता और जिजीविषा को चित्रित किया गया है। इस उपन्यास में व्यक्ति और समाज का द्वंद्व उभर कर आता है। उर्मिला शुक्ल के उपन्यास बिन ढ्योढ़ी का घर का 3रा भाग इसी वर्ष प्रकाशित हुआ है। यह उपन्यास त्रयी है। इसकी कथा बस्तर पर केंद्रित है। उपन्यास के 3 भाग अनुज्ञा बुक से प्रकाशित हुए हैं। प्रकृति, प्रेम, स्त्री, स्वाभिमान, आदिवासी परंपरा और साहस बिन ढ्योढ़ी का घर का मूल स्वर है, पर हर भाग अपने आप में स्वतंत्र होते हुए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ उर्मिला शुक्ल का कहानी संग्रह मेरी कहानियां भी इसी साल प्रकाशित हुआ है। संविधान, मानवाधिकार, गांधी, विवेकानंद और आदिवासी मुद्दों पर गैर साहित्यिक निबंधों के मामले में कनक तिवारी संभवतः हिंदी में अकेले लेखक हैं जो लगातार प्रकाशित होते रहते हैं। पिछले 10 सालों में उनकी कई किताबें आई हैं, लेकिन पिछले साल आई उनकी किताब संविधान एक शिनाख्त की खूब चर्चा हुई। इस साल यात्रा वृत्तांत भी पाठकों के बीच पहुंचे। कथाकार और पत्रकार सतीश जायसवाल का यात्रा वृत्तांत, सूर्य का जलावतरण इसी साल राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। इसके पहले भी उनके यात्रा वृत्तांत आ चुके हैं। इस किताब में उत्तर पूर्व की यात्रा पर आधारित वृत्तांत है, जिसको पढ़ते हुए आप वहां के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही वहां की संस्कृति व ऐतिहासिक पक्ष से भी परिचित होते हैं। इसी क्रम में सोंढूर डायरी नाम से इंदु शंकर मनु का यात्रा संग्रह इसी वर्ष प्रकाशित हुआ है, जो कि सर्वप्रिय प्रकाशन से प्रकाशित है। सोंढूर एक जंगल पहाड़ से आच्छादित खूबसूरत जगह है। सोंढूर बांध भी यहाँ पर बना हुआ है। यह राजिम की तरफ का इलाका है। लेखक का भिलाई से सोंढूर आते जाते यात्रा का विवरण है। इस दौरान चुनिंदा फिल्मों की वैचारिक पड़ताल करते हुए अजय चंद्रवंशी की किताब फिल्मों की बातें भी प्रकाशित हुई हैं। यह एक तरह से सिनेमा पर समीक्षक की दृष्टि से लिखे गए लेखों का संग्रह है। रंगकर्मी और संपादक सुभाष मिश्र की भी 2024 में 4 किताबें आई हैं। शब्दों में प्रश्न, आलेख दर आलेख, मीडिया और रंगमंच, कोरोना काल में शब्द, ये चारों पुस्तकें प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित हुई हैं। कला और साहित्य के मोर्चे पर सक्रिय उषा आठले अनुवादक के रूप में महत्वपूर्ण काम कर रही हैं और 2024 में मराठी से हिंदी में अनुदित उनकी 4 किताबें प्रकाशित हुई हैं। पहला अनुवाद है जनता के बीच अंतर की गहरी खाई को बहुत बारीकी से उभारता वानखेड़े का उपन्यास पुरोगामी, लोक शहीर अन्ना भाऊ साठे के मास्टरपीस उपन्यास फकीरा एक ऐसे नायक पर केंद्रित है जो ग्रामीण समाज को भुखमरी से बचाने के साथ ही अंधविश्वास और रूढ़िवाद से मुक्ति के लिए पुरजोर प्रयत्न करता है तथा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करता है। डी के बेडेकर की मानव चेतना को झकझोरती किताब धर्म श्रद्धा एक पुनर्विचार और धर्म समाज और मानव भविष्य को रेखांकित करती किताब धर्म चिंतन, यह किताब धर्म की उत्पत्ति और परंपराओं की रोशनी में वर्तमान समाज में उसकी जटिल स्थिति का यथार्थपरक विश्लेषण करती है। व्यंग विधा की बात करें तो छगन लाल सोनी का व्यंग संग्रह मरना भी तो संडे को इसी साल प्रकाशित हुआ है। ये तो रही बात बीते सालों की। अब 2025 में जनवरी में विश्व पुस्तक मेले में भी छत्तीसगढ़ के लेखकों की कई किताबें आने वाली हैं। कैलाश बनवासी का कहानी संग्रह हवा बहुत तेज है राजकमल प्रकाशन से और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान कहानी संग्रह नई किताब प्रकाशन से तथा चयनित कहानियां न्यू वर्ल्ड बुक पब्लिकेशन से प्रकाशित हो रही हैं।
शरद कोकास का कविता संग्रह सुख एकम दुख और अनकही शीर्षक से आ रहा है। इसी के साथ ही एक पुरातत्ववेता की डायरी और बैतूल से भंडारा एक जन इतिहास भी न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन से विश्व पुस्तक मेले में पाठकों के लिए उपलब्ध होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस साल भी छत्तीसगढ़ में शब्दों का संसार और वृहत और लोकप्रिय होगा।